जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके बारे में। बेसिकली इस चैप्टर के हम 3 मार्क्स के यानी कि 3 नंबर के हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल के पेपरों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो आने वाले आपका चाहे मिड टर्म का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक वीडियो आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी बना दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है इस वीडियो के बारे में, चैप्टर के बारे में, इवन क्लास 12 के बारे में, तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए, अपडेट, इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर करना, ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना जीएसके 12th क्लास, या फिर सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है और आसान भी है कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किस प्रकार प्रकाश में लाए गए, संक्षेप में लिखिए। अर्थात जिस विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आखिर इसके निर्माण में हम्पी की खोज कैसे हुई, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना आपको टोटल 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है बच्चों कॉलिन मैकेंजी के बारे में। ठीक है, आंसर बताने से पहले 2-3 चीजें आपको कॉलिन मैकेंजी के बारे में और पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना आपके 3 एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे एमसीक्यू बनेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ, तो 1754 ईस्वी में। कॉलिन मैकेंजी थे कौन, तो एक अभियंता यानी कि इंजीनियर, सर्वेक्षक और एक मानचित्रकार थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे पहला सर्वे जनरल किसे बनाया गया था, तो कॉलिन मैकेंजी को। कब बनाया गया था, तो 1815 में बनाया गया था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, बैक टू द आंसर। देखिए कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर को जो पुरोहित थे इनके साथ में वार्तालाप किया, बातचीत की, और उनसे जो भी कॉलिन मैकेंजी को इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से इन्होंने एक सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। ठीक है, जिसमें कंप्लीट ये बताया गया, अंदाजा लगाया गया कि ये साम्राज्य कितने वर्ग फुट, कितने हेक्टेयर में, कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल वगैरह हुए होंगे, कितने मंदिर वगैरह होंगे। तो इन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सर्वेक्षण मानचित्र में हमें देखने को मिला। किसकी वजह से, कॉलिन मैकेंजी की वजह से। दूसरा पॉइंट है बच्चों अभिलेखकर्ताओं। बेसिकली 1836 ईस्वी में बहुत सारे अभिलेखकर्ता हम्पी पहुंचे और हम्पी से बहुत सारे अभिलेखों को एकत्र किया। ठीक है, और वहां की जो स्थानीय भाषा थी उसके हिसाब से उसका अनुवाद करके बहुत सी जानकारी वहां से प्राप्त की, जैसे राजकीय आदेश के बारे में, प्रजा कैसे चलती थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सभी की जानकारी यहाँ से मिली। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बच्चों छाया चित्रकारों का। 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने हम्पी के बचे हुए भवनों के छाया चित्र खींचे और उनका संकलन किया। अर्थात जब 1565 में तालीकोटा यानी कि राक्षसी तागड़े का युद्ध हुआ था, तो उस समय कुछ भवन बच गए थे। ठीक है, पतन के बाद में, तो उनके छाया चित्र खींचे, उनका संकलन किया और फिर शोध के माध्यम से भवनों के निर्माण की, वास्तुकला की, किलेबंदी की, मंदिर की विशेषताएं, इन सभी की जानकारी छाया चित्रकारों की वजह से हमें मिल पाई। ठीक है, और फाइनली फिर आते हैं इतिहासकार। इतिहासकारों ने सर्वेक्षण मानचित्र का अध्ययन किया, छाया चित्र का अध्ययन किया, अभिलेखकर्ताओं की जो जानकारी थी इनका अध्ययन किया, विदेशी यात्री जो यहाँ पे आए थे 2-4 उनका अध्ययन किया, उनकी यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन किया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, इन भाषाओं में उस समय के जो अभिलेख लिखे थे उनका अध्ययन किया, और फाइनली इन सभी चीजों को मिलाकर विजयनगर साम्राज्य का जो इतिहास था इसका पुनर्निर्माण हुआ, यानी कि हम्पी की खोज यहाँ पर कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन विजयनगर के इतिहास के बारे में कंप्लीट हुआ। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट कीजिए। अर्थात जब विजयनगर साम्राज्य की बागडोर जो थी वो कृष्णदेवराय ने संभाली, उसके बाद में विजयनगर अंपायर जो था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, मजबूत हुआ, और उसने बहुत सारे एरिया को अपने में मिलाया। समझाइए कैसे। ठीक है, तो देखिए कृष्णदेवराय ने
तकरीबन 20 सालों तक जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी बागडोर संभाली थी 1509 से 1529। और इनका जो वंश था उसका नाम था तुलु वंश। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब कैसे इन्होंने क्या क्या किया तो देखिए, 1512 में इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र था इसको जीतकर अपने विजयनगर साम्राज्य में जो एरिया था इसमें मिला लिया, ठीक है। फिर 1514 में उड़ीसा के जो शासक थे इनका दमन किया और उसको भी अपने एरिया में मिला लिया। और फिर 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान थे इनको बुरी तरीके से पराजित किया, क्योंकि ये जो थे वो विजयनगर अंपायर पर सेंध लगाए हुए थे कि कब हम इस पे आक्रमण करें, ठीक है। तो उनको हराया और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जब इन्होंने गद्दी संभाली थी कृष्णदेव राय ने, जब इनका राज्य आरोहण हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था, ठीक है। अब इसमें आगे चल के जब 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं, तब आपको बताऊंगा कि इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर में जो एक गोपुरम है इसका प्रवेश द्वार उसका निर्माण भी इन्होंने कराया था, या फिर मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक उपनगर की स्थापना करवाई जिसका नाम इन्होंने रखवाया था नगलपुरम। बहुत से बच्चों को लगता है नगलपुरम कोई जलाशय, नहीं, ये एक उपनगर है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए कि हम इस बात से तो मुकर नहीं सकते कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में ये विस्तृत भी हुआ, सुदृढ़ीकरण भी हुआ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन हमेशा कृष्णदेवराय इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते थे कि कोई भी इनका अमरनायक यानी कि सैनिक कमांडर या फिर आसपास के इन्होंने जो दुश्मन बना लिए थे राजा वगैरह जिनसे युद्ध करते थे वो इन पर आक्रमण ना कर दें, इसके लिए हमेशा से ये पूरी तरीके से तैयार रहते थे, ठीक है। लेकिन 1529 में जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई तो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार भी रुका और ये पतन की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है ना। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है कि कृष्णदेवराय के शासन काल के बाद धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तथा यह पतन की ओर अग्रसर हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा लिखेंगे कि कृष्णदेवराय की मृत्यु यानी कि उनके शासन काल के बाद पहले तो ये कमजोर हो गया शासन, ठीक है। अब कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी थे इनको विद्रोही नायकों का और जो सेनापति थे इनकी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का जो शासन था वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए 1542 में विजयनगर के केंद्र पर शासन आ गया एक नए राजवंश का, अराविदु वंश का, ठीक है। और इस अराविदु वंश में 1565 में जो विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री थे राम राय, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे राक्षसतांगड़ी यानी कि तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद में विजयनगर का पतन हो गया। कैसे? बेसिकली इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा इन तीनों ही एरिया की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर धावा बोला और ये अराविंदी वंश के जो राम राय थे ये इसको संभाल नहीं पाए और फाइनली विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी वो हार गई और विजयनगर पूरी तरीके से टूट गया। और उसके बाद में ये जो तीनों एरिया की जो संयुक्त सेना थी इन्होंने विजयनगर को खूब लूटा और पूरी तरीके से शहर को उजाड़ दिया और इस तरह से विजयनगर अंपायर जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि जो छाया चित्रकार थे इन्होंने पूरी तरीके से पता लगाया कि कहाँ पे क्या क्या था उस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे विजयनगर का साम्राज्य का पतन हुआ। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि बेसिकली आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 2 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें समझा दूंगा, बाकी 2 4 बचेंगे तो उसके लिए आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारा ये कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख राजनीतिक खोज है आपको इसका वर्णन करना है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो अमर नायक प्रणाली है आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। अमरनायक प्रणाली के बारे में एक आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है बच्चों कि ये जो अमरनायक प्रणाली थी इसका कुछ तत्व यानी कि इसकी कुछ बातें किससे मिलती जुलती हैं, तो दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली है इससे मिलती जुलती है, ठीक है। चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अमरनायक जो थे ये सैनिक कमांडर हुआ करते थे और इनको राजा यानी कि वहां पे विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय बोला जाता था या फिर राजा कह सकते हैं। तो सैनिक कमांडरों को जो राजा थे वो प्रशासन के लिए एक क्षेत्र दे देते थे, यानी कि मान लीजिए ये एरिया है, अब ये एरिया सौंप दिया गया है किसको? सैनिक कमांडर को, ठीक है। किसको सौंप दिया गया है? सैनिक कमांडर को सौंप दिया गया है। अब इन सैनिक कमांडरों का इन अमरनायकों को काम यू होता था इस क्षेत्र से जो किसान हैं
जो शिल्पकर्मी है, जो व्यापारी हैं, इन सभी से भू राजस्व को वसूले और अन्य जो कर हैं उसको इस एरिया से वसूले जो इसको दिया गया है। ठीक है। अब ये राजस्व का उपयोग बहुत तरीके से किया करते थे, जैसे कि कुछ पैसों का उपयोग जो राजा को देना होता था उसमें से कुछ तो ये व्यक्तिगत उपयोग में ले लेते थे। ठीक है। कुछ जो थे ये घोड़े और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए कर लेते थे। ठीक है। और इस एरिया में कुछ मंदिरों की टूटी फूटी मरम्मत के लिए, कुछ नए मंदिरों के निर्माण के लिए, और साथ ही जो वहां के कृषक थे, ठीक है, किसान जो थे, वो भू राजस्व को सही से चुका सकें, तो इसके लिए सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी ये खर्चा किया करते थे। ठीक है। तो राजस्व का उपयोग ये इन 4 तरीकों से करते थे। अमरनायक जो थे ये बेसिकली विजयनगर के राजाओं को एक बहुत ही मजबूत सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, जिससे कि वो किसी भी अपने जो प्रतिद्वंदी है इसको हरा सकें। ठीक है। और नियंत्रण को स्थापित करते रहे। उसके बाद में आती है स्वामी व्यक्ति की बात। अमरनायक राजा को कम से कम 1 वर्ष में एक बार भेंट जरूर भेजा करते थे अपनी स्वामी व्यक्ति को प्रकट करने के लिए, यानी कि वो अभी भी उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए। ठीक है। या तो स्वयं आते थे भेंट लेके या फिर किसी और को भेजा करते थे। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो अमरनायक थे वो बेसिकली राजा के प्रति ना विद्रोह कर देते थे, तो राजा उनका स्थानांतरण कर देते थे एक स्थान से दूसरे पर। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि 17वीं शताब्दी में बहुत सारे नायकों ने, अमर नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जो कि राजा उन्हें दिया करते थे शासन करने के लिए। ठीक है ना। तो ये है बच्चों हमारी अमर नायक प्रणाली। समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं ये आपको यहाँ पे बतानी है, यानी कि विजयनगर के व्यापार को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है। तो व्यापारिक गतिविधियों में सबसे पहले बताएंगे घोड़ों का आयात। विजयनगर साम्राज्य में जो युद्ध कला थी, यानी कि युद्ध को अगर आपको जीतना है, युद्ध में अपने आप को ताकतवर बनाना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें अश्व सेना का होना। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के काल में युद्ध कला जो थी वो अश्व सेना पर ज्यादा निर्भर रहती थी, इसीलिए ज्यादातर जो घोड़े थे वो अरब से और मध्य एशिया से विजयनगर में मंगाए जाते थे, तो यानी कि घोड़ों का आयात किया जाता था। फिर दूसरे हैं पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली पश्चिमी तट पर भारत आए और व्यापारिक और सामरिक केंद्र शासित करने का प्रयास करने लगे, यानी कि इनके पास में ना बंदूकें वगैरह थी। ठीक है। पुर्तगालियों के पास में बहुत ही उत्तम तकनीक की बंदूकें वगैरह थी, जो कि राजाओं को बहुत ज्यादा पसंद आई। ठीक है। क्योंकि एक तलवार का और एक बंदूक का कंपैरिजन करना बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि तलवार से आप जहां तक आपका हाथ है या फिर जितना दूर आप फेंक सकते हो वहीं तक आप किसी को मार सकते हो। ठीक है। लेकिन बंदूक का तो आपको पता ही है कितना दूर तक किसी को भी मार सकती है। ठीक है ना। और पता भी नहीं चलता उसको कहां से कितना किया है। ठीक है ना। साइलेंसर वगैरह लगा के मार दोगे तो। ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी बंदूक वाली, इससे क्या हुआ कि जो राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, वो बहुत ताकतवर बने इसकी वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे व्यापारियों के स्थानीय समूह थे, जिन्हें कुदुरई, चेट्टी अथवा घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। अब देखो विजयनगर साम्राज्य की जो जनता थी वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध थी, यानी कि अमीर थी। ठीक है। ज्यादातर अमीर लोग ही थे यहाँ पे। ठीक है। और इसीलिए ये सब बड़ी बड़ी महंगी वस्तुओं की मांग करते थे, जैसे विशेष रत्न हो गए और आभूषण हो गए नए नए तरीके के। ठीक है। खुद विजयनगर साम्राज्य जो था वो मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, और जो रत्न थे यानी बड़े बड़े जो रत्न होते हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान निभाता था, यानी कि व्यापार से जो भी टैक्स मिलता था राजाओं को, वो इसके लिए एक अहम पॉइंट हुआ करता था। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियों में घोड़ों का आयात, बंदूकों की बात, स्थानीय समूह की बात, विशेष रत्न आभूषण की बात, विजयनगर क्यों फेमस था, और राजस्व की बात, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विजयनगर में किलेबंदी से प्रभावित फारस के दूत का वर्णन कीजिए। ठीक है। फारस के दूत यानी कि अब्दुल रज्जाक का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। बेसिकली 15वीं शताब्दी में ये जो अब्दुल रज्जाक था ये काली कट आया था, और वह यहाँ की किलेबंदी को देखकर हैरान हो गया। क्यों भाई? क्योंकि अब्दुल रज्जाक ने ये देखा कि किलेबंदी में न केवल शहर है, बल्कि शहर के साथ में यहाँ पर खेत भी किले के अंदर है, जंगल भी किले के अंदर है। ठीक है। तो इस बात को देख के अब्दुल रज्जाक बहुत ज्यादा हैरान हो गया। ठीक है। उसने देखा कि सबसे बाहरी दीवार जो थी
ये शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, जिससे कोई भी इस पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचता था। ठीक है। किलेबंदी में पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, इनका उपयोग किया गया था। ठीक है। इनको जोड़ने के लिए किसी गारे का उपयोग वगैरह नहीं किया गया था, क्योंकि ये डिजाइन इस तरीके से किए गए थे, एक के ऊपर एक पत्थर रख के, कि इसको बाद में मतलब इसको हटाया ना जा सके। ठीक है ना, कुछ ऐसा पजल टाइप में बनाया गया था इनको। ठीक है। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हुआ करते थे। ठीक है। और फिर आगे जाके इनके महल, व्यापारिक क्षेत्र, रहने वाले जगह जो थी वो आते थे। ठीक है। वहीं पे एक और व्यक्ति है डोमिंगो पेश, ये कहता है कि पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत थी, जिसमें खेत थे जहाँ पे धान उगाए जाते थे। ठीक है। वहां बहुत सारे उद्यान थे, जंगल थे, सिंचाई के लिए नहरों का, हौजों का उपयोग किया जाता था। ये डोमिंगो पेश की बात है। ठीक है। तो किलेबंदी के बारे में फारस के दूत का विवरण कुछ इस तरीके से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7, कि विजयनगर के किलेबंदी में अभी अभी हमने देखा कि कृषि क्षेत्र को रखा गया था। आखिर कृषि को किलेबंदी में क्यों रखा गया था? ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफी महत्व था, क्योंकि देखो, मध्यकाल की यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो युद्ध नीति थी, उसमें एक सबसे अहम बात थी कि आपका जो विरोधी है, आपसे जो लड़ने वाला है, आप उसे अनाज से, खाने से यानी कि खाद्य की जो सामग्री है, इससे वंचित कर दो। कितने दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, कभी ना कभी तो उसकी खाद्य सामग्री खत्म ही होगी और वो स्वयं आत्मसमर्पण कर देगा। इसी से, ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही कृषि क्षेत्रों को किलेबंद किया गया, ताकि खाद्य सामग्री की रक्षा की जा सके। और अन्नगार भी इसीलिए बनाए गए थे, ताकि लंबे समय तक अनाज, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जा सके, और जब कभी ऐसी स्थिति हो तो वो आने वाले बहुत टाइम तक खुद को सरवाइव कर सके, जब तक वो ताकतवर नहीं बन जाते। ठीक है। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनाई गई थी। फिर अब्दुल रज्जाक लिखता है, तो ये बात तो खैर मैंने बताई दी अभी आपको। ठीक है ना। तो किलेबंदी में आखिर किसी क्षेत्र को क्यों रखा जाता था? क्योंकि एक मध्यकाल की युद्ध नीति थी, इसी से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई किन्हीं दो छोटी छोटी संरचनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो दो छोटी छोटी संरचनाएं कौन सी हैं? सबसे पहली है लोटस महल, और फिर है हजार राम मंदिर। पहले चीज समझो, विजयनगर साम्राज्य की जब खुदाई हुई तो उसके राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर मिले और 30 से अधिक राजा के महल मिले, जिसमें 2 मंदिर लोटस महल और हजार राम मंदिर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप बीएड वगैरह करोगे तब आपको इसके बारे में 60 के 60 मंदिर के बारे में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है उसके बारे में पढ़ाई करने को मिलेगी। ठीक है ना। लोटस महल 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी विद्वानों ने लोटस महल की खोज की थी। ठीक है। लेकिन वो इस बात को समझने में असफल रहे कि आखिर इस स्थान का उपयोग क्यों किया जाता हो। ठीक है। लेकिन जब हमारे कॉलिन मैकेंजी जी ने 1800 ईस्वी में सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, तो उसके अनुसार यह बताया गया कि इस लोटस महल का उपयोग संभवतः राजा के द्वारा अधिकारियों के साथ में बैठकर किसी भी टॉपिक पर वाद विवाद संवाद करने के लिए किया जाता होगा। ठीक है। फिर बारी आती है हजार राम मंदिर की। तो इस मंदिर का उपयोग जो है वो केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। हालांकि मंदिर का जो मुख्य देवालय है, इसकी मूर्तियां तो अब नहीं रही, लेकिन दीवारों पर ना जो चित्रपटन है वो मूर्तियां सुरक्षित हैं, जो कि रामायण से संबंधित है, क्योंकि उसमें कुछ वानरों की, कुछ पेड़ों की, कुछ गिलहरी की और कुछ राजा और असुर की लड़ते हुए दिखाया गया। इसीलिए इसको हजार राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग केवल राजा और उसका परिवार किया करते थे। ठीक है। तो दो छोटी संस्थाएं, लोटस महल और हजार राम मंदिर, यही है। ठीक है। ये देख सकते हैं, ये कमल महल यानी कि लोटस महल की फोटो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हजार राम मंदिर है। ठीक है। जिसमें कुछ वानर हैं, ठीक है, कुछ युद्ध वगैरह हो रहा है, हाथी है, घोड़े हैं। ठीक है। ऊपर शेर वगैरह भी देख सकते हैं, माता देवी की मूर्ति वगैरह भी यहाँ पे है। ठीक है ना। तो ये हजार राम मंदिर की एक मूर्ति है और ये लोटस महल की है। ठीक है। ओके। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। बेसिकली देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये मंदिर का एक जो सबसे अहम पार्ट होता है, एंट्रेंस होता है, गोपुरम, आपको इसकी विशेषता यहाँ पे बतानी है। ठीक है। तो बेसिकली आपने बहुत सारी साउथ मूवीज में, इमेजेस में, इंस्टा रील्स पे, वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, इस तरीके की इमेजेस और वीडियोस आती है। ठीक है ना। तो ये जो गोपुरम होते हैं, ये बहुत ही ऊंचे मंदिर के प्रवेश द्वार होते हैं। ठीक है।
जो कि एक लंबी दूरी से ही 2-4 किलोमीटर से ही इस बात का संकेत देते हैं कि आगे एक मंदिर आने वाला है। ठीक है, और ये गोपुरम अक्सर केंद्रीय दिवालियों की जो मीनारें होती हैं इसको छोटा प्रतीत करते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा होता है, बाकी इसके अलावा और जो चीजें होती है वो सब कुछ छोटी होती है इससे। ठीक है ना। और ऐसा देखा गया है कि ये जो मंदिर होते हैं, इन मंदिर का ये जो गोपुरम होता है, इसका निर्माण हमें शासक की ताकत को याद दिलाता है, क्योंकि इतनी बड़ी मीनारों का निर्माण करवाना, ऊंची मीनारों का निर्माण करवाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा साधन, बहुत ही नई तकनीक, कौशल, श्रम, पैसा ये सभी जुटाना होता था। ठीक है ना। तो जो भी इसे बनवाता था उसके हमें इन ताकतों के बारे में पता चलता था। जैसे कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया था, तो ये चीजें भी इसी में शामिल हो जाती है, और ये एक पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और एक चीज है कि इस मंदिर के गोपुरम में ना कुछ मूर्तियां उस मंदिर के जो मेन देवता होते थे उससे जुड़ी हुई लगी होती थी, जो कि हमें उस मंदिर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते ही मिल जाती थी। ठीक है, आगे आ जाइए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर के शहरी केंद्र के सड़कों की विशेषताएं आपको बतानी है, यानी कि जो इसका शहरी केंद्र होता था उसकी सड़कों की विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए समझिए। देखिए, दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे, यानी कि राजा के महल तक पहुंचने के लिए, शहर तक पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जो कि शहर को मुख्य सड़कों के साथ में जोड़ा करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब इस प्रवेश द्वार के आप जब अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो दुर्ग वगैरह ये देखने को मिलेंगे, शहर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रवेश द्वार है ये एक विशिष्ट स्थापत्य के नमूने होते थे, जिसे हम इंडो इस्लामिक शैली बोलते हैं। क्या मतलब है भाई इसका? बेसिकली देखो, किलेबंद बस्ती में ये जो प्रवेश द्वार बने होते थे, इन पर मेहराब, ये जो आप देख रहे हैं ये मेहराब है, और साथ ही उसके ऊपर बनी हुई गुंबद, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं ये गुंबद है, तुर्की सुल्तानों के द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के तत्व हैं। ठीक है, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे इनका संपर्क अन्य क्षेत्रों के शासकों के साथ में, संस्कृति के साथ में रहा था। ठीक है, सड़कें जो थी वो ज्यादातर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। जैसे आप देख सकते हैं, ये विजयनगर के चारों ओर बनाई गई एक पत्थर की दीवार का एक भाग है, जो कि उसकी किलेबंदी को दर्शाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में कई मंदिर के प्रवेश द्वार आगे बड़ी हुई थी, इनकी ओर बाजार भी लगा करते थे। ठीक है, यानी कि इन सड़कों के आसपास बाजार भी लगते थे, ये प्रवेश द्वार वगैरह के आसपास। ठीक है ना, ये चीजें थी। आगे आ जाता है कि विजयनगर के शहरी केंद्र की ओर जाने वाली ये जो सड़कें होती हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो अभी अभी हमने देखा, हमें क्या जानकारी मिलती है? पहले तो कि तत्व के नमूने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सड़कें हुआ करती थी। ठीक है, मंदिर में प्रवेश द्वार के इनके आसपास के बाजार वगैरह रखते थे, लोग वगैरह भी रहते थे, बस्तियां भी बसी हुई होती थी। तो इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें यह पता चलता है कि शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर सामान्य लोगों के जो आवास के साक्ष्य वो हमें कम मिले हैं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि अभी हमने देखा व्यापारी यानी कि बाजार वगैरह की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो व्यापारी अमीर वर्ग था वही रहा करता होगा। ठीक है, कुछ स्थान पर हमें परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है, जो संभवतः इन स्थानों पर धनी व्यापारी के लोग रहते थे, ये दर्शाते। ठीक है, जैसे ये इमेज आप ये इमेज देख सकते हैं, जो कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े को दर्शाते हैं, परिष्कृत हैं, जो कि इस तरह इशारा करते हैं कि ये जो है ना, ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे व्यापार करते होंगे, उसकी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी मस्जिद मकबरे भी मिले हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर हम्पी में हमें कुछ मंदिर भी मिले हैं, मंडप मिले हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला छोटा मोटा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक यात्री आया था, पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम था बरबोसा। ये कहता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, और व्यवस्था के आधार पे कई खुले स्थान वाली लंबी गलियां भी यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, क्षेत्र के सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और मंदिर थे, और तथा यहाँ पे बहुत सारे जलाशय भी रहे होंगे। यहाँ पे ये जो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कें थी इनके आसपास। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर के, इस वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा 8 नंबर का है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने 8 नंबर वाले आपको इसी में भी समझा दिए हैं,
क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो ये आप एक इमेज देख सकते हैं जो कि आकाश से ली गई है विरूपाक्ष मंदिर की, और इसमें आप ये जो व्हाइट सी इमारत देख रहे हैं ये गोपुरम है। मैंने आपको विशेषताएं बताई थी आपको गोपुरम की अभी अभी, तो ये वही है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आखिर विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो पहली विशेषता ये है कि भगवान श्री विरूपाक्ष को विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक देवता माना जाता है, जो कि शिव के ही रूप माने जाते हैं। ठीक है, पंपा देवी ने यहाँ की पहाड़ियों में भगवान श्री विरूपाक्ष को पति रूप में पाने के लिए बेसिकली यहाँ पे तपस्या की थी और फिर इनका विवाह हुआ। तो इस विवाह को आज भी विरूपाक्ष मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि सभागार में आयोजित किया जाता है। ठीक है, विजयनगर के जो शासक हैं वो भगवान श्री विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमें भगवान श्री विरूपाक्ष ने भेजा है तुम पर शासन करने के लिए। ठीक है, और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा ऐसे करते हैं कि जो भी राजकीय आदेश होते हैं उसमें कन्नड़ भाषा में एक शब्द लिखते हैं श्री विरूपाक्ष, जो कि वो ये कहते हैं कि ये आदेश हम नहीं दे रहे हैं, ये आदेश स्वयं भगवान विरूपाक्ष श्री विरूपाक्ष ने तुम्हारे लिए भेजा है। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण था वो कई शताब्दी में हुआ, अर्थात इसका निर्माण ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया, नहीं, इसमें समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इसके बारे में मतलब इसको सुदृढ़ किया, इसमें कुछ कुछ मरम्मत वगैरह करे, कुछ कुछ नया बनवाया। जैसे कृष्णदेवराय की हम बात कर रहे थे, तो मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना हुआ है इसको जब ये गद्दी संभाल रहे थे तब इन्होंने बनवाया था, और पूर्वी गोपुरम का जो निर्माण है इनका श्रेय भी कृष्णदेवराय को ही जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है सभागार की बात। मंदिरों में ये जो सभागार होते थे इनका उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए होता था, जैसे कि देवी देवता की मूर्तियां रखी जाती थी, संगीत होता था, नृत्य होता था, नाटक कार्यक्रम वगैरह किए जाते थे। और भी छोटे छोटे सभागार होते थे, यहाँ पे देवी देवताओं के विवाह के उत्सव मनाए जाते थे। ठीक है, और फिर जन्म का उत्सव वगैरह मनाया जाता है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह होती है जैसे श्री कृष्ण की है। ठीक है, वैसे ही इनका जन्म वगैरह, इनका देवी देवताओं का विवाह वगैरह, इनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो सभागार के उपयोग के बारे में ये बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में जो विरूपाक्ष मंदिर है उसकी ये विशेषता यहाँ पे निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये विजयनगर साम्राज्य एक राजधानी बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर के वीडियो के लिए आप कमेंट करके बताइए, बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन डाउट बचता है तो नो डाउट आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये हमारी आईडी है। ठीक है बच्चों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।